Okay, this is the question. Question number 8 of exercise. This is non-uniform. Sorry, non-uniform बार है ये वाली, ठीक है। वेट W है, नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका वेट सेंटर में नहीं होगा, कहीं ऑफ सेंटर्ड होगा। वेट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी नॉट एट सेंटर, तो यहाँ पर दिया उन्होंने d डिस्टेंस पर। एंड इट इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाय द 2 स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लिजिबल वेट, ये वाली स्ट्रिंग्स। The angles made by the string with the vertical are 36.9. It is very close to 37. 37 ले लो राउंड फिगर में, ये 53.1 है तो इसको 53, अगर ये 53 है तो ये भी 53, ये 37 तो ये भी 37। All right, the bar is 2 meter long, ये total 2 meter है। Calculate the distance d of the center of gravity of the, जहाँ पे होल वेट एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर होता है। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, एक तो पहले एंगल का इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। एंगल्स का देखो 37 साइन 37 मैंने पहले भी बताया था, साइन 37 जो है 3/5 होता है, कॉस 37 4/5, साइन 53 उसका काउंटर एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 4/, इंटरचेंज हो जाएंगे अभी ये वैल्यूज, 53 के लिए इंटरचेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसका इसमें सपोज हमने एज्यूम किया टेंशन T1 है, T1 का ये कंपोनेंट ये एंगल है ना, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस आएगा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन आएगा। T2 को भी 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अभी बताओ क्या करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, अभी कैसे सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को बोलो। सस्पेंडेड है तो इक्विलिब्रियम में हाँ सिस्टम। ये डी है तो ये निकालना है, इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स यू कैन यूज इट। नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स इज 0, तो किस पे नेट फोर्स, कैसे फोर्स, नेट फोर्स 0 का कैसे एडवांटेज लें। सो बोलो। टेंशन लग रहा है वो इक्वल है दोनों साइड्स में जो नहीं, टेंशन। टेंशन में है, टेंशन के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले, ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा तभी वो हॉरिजॉन्टल नहीं जा रही, नहीं इधर जा रही, नहीं इधर जा रही। तो T1 sin 37 should be equal to T2 sin 53। तो रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, देयरफॉर उनके टेंशन अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल होंगे। तो T1 sin 37 3/5 और ये 4/5 5/5 कैंसिल, T1 की वैल्यू 4/3 टाइम्स ऑफ T2 आ गई। क्लियर, तो एक इक्वेशन T1 T2 का ये मिल गया। आगे बताओ फिर क्या करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। वर्टिकल का भी बना सकते हैं, ये वाला और ये वाला W के बराबर होगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। अगर हाँ, इफ रिक्वायर्ड वी कैन मेक इट, तो लेट्स सी, तो उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन बताओ, व्हाट अदर इक्वेशन, क्योंकि W नहीं दिया ना तो इसलिए वर्टिकल वाले की बनाने की जरूरत नहीं, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। W दिया होता तो फिर अपना काम चल जाता है, नहीं फिर भी काम नहीं चलता, T1 T2 आ जाते, बट हमें D चाहिए ना, डिस्टेंस ये वाली, W की डिस्टेंस ये वाली। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाए, जल्दी से बोलते जाओ। देखो दूसरी इक्वेशन हमेशा टॉर्क की रहेगी, ये जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गई, टॉर्क की रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ना तो ये इधर घूम रहा है ना इधर घूम रहा है, मतलब इधर का टॉर्क और इधर के टॉर्क इक्वल होंगे। दूसरी इक्वेशन टॉर्क O से ले लो, जहां पे उसका वेट एक्ट कर रहा है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो टेकिंग द टॉर्क अबाउट O, तो O पे जब तुम बैठ जाओ यहाँ पे ना, तो ये जो फोर्स है ऊपर की तरफ, ये किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हम देख रहे थे इसकी तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा। तो क्या होगा, ये फोर्स T1 cos 37 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका तो 0 हो जाएगा, देखो इसका 0 हो जाएगा,
वेट का यहीं से हम टॉर्क ले रहे तो इसका भी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट से ही जा रही है तीनों फोर्स, ये वाले भी, इन तीनों का 0 हो गया। इसका आ गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। अब यू में आप सर इधर क्यों नहीं हम टर्न कर रहे, बट पॉइंट तो अपना इधर है ना, इसकी रिस्पेक्ट में हम इसकी टर्निंग देखेंगे इसकी। इट इज टेंडिंग टू, जिधर पॉइंट होता है उधर उस टेंशन या फोर्स को कर्व करना है। अभी इस रिस्पेक्ट में ये वाला जो फोर्स है, इसका टर्निंग टेंडेंसी ऐसे आएगी, इधर कर्व कर देंगे क्योंकि सेंटर इधर है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, बाकी तो है नहीं कोई, बाकी तो 0 हो रहा है। ये टॉर्क इक्वल हो जाएंगे O से, तो उसको इक्वेट कर दो। देखो तो T1 cos 37 ये वाला, और ये डिस्टेंस डी ली हुई है, दी हुई है उन्होंने नीचे, तो यहाँ पे दी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला फोर्स T2 cos 53, टोटल डिस्टेंस 2 मीटर दी है, 2 में से d माइनस कर दो तो ये 2 माइनस डी हो जाएगी, और T1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये 4/3 T2, तो T2 कैंसिल हो गया और 5 भी चला गया, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, ये 18/25 आ रहा है, दैट इज 0.72 मीटर, तो लेफ्ट साइड से 0.72। आगे समझ में, ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपना सॉल्व एग्जाम एक्सरसाइज का। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क। सर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे बताते हैं? देखो जैसे कि हमने यहाँ भी सीखा था, चलो ये वाला रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन भी किया था हमने यहाँ से लिया, सपोज जी से लिया, कहीं से भी ले सकते हैं, बट हम ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ पे हमें यूजफुल इक्वेशन मिल जाए, है ना। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, कहीं से भी लोगे तो टॉर्क नेट टॉर्क वही आएगा, बट हम नेट टॉर्क नहीं निकाल लेते। जैसे ये किया था, यहाँ से हमें जी से लिए थे हमने, तो ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसे ला रहा है, इधर घुमा रहा है उसको, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती, और ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये सेंटर है उसका, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये घड़ी का सेंटर है, ये वाला फोर्स उसको नीचे ला रहा है ना, और ये वाला फोर्स भी ऐसे ले जा रहा है ऊपर, ये दोनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये जो जी है, तो ये ऐड हो गए थे, देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन, और जी के रिस्पेक्ट में ये फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है इसकी तरफ। तो ये वाला इधर लिखा था हमने, R1 इंटू दिस डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट से लेना है उस पॉइंट से फोर्स जो है, जितने फोर्स उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐड कर लो, इज इक्वल टू जितने क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो घूम नहीं रहा है, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा। अभी हमने यहाँ से लिया था, देखो तो ये सेंटर हो गया, तो ये वाला फोर्स इस तरफ है, तो ये इस तरफ ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज हो गया, और ये वाला फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बस 2 ही फोर्स है, बाकी नहीं, और कोई दिख रहा है तुम्हें फोर्स? तो दोनों इक्वल Yes. होंगे, बाकी 0 हो जाएगा। तो अभी तुम बोलोगे इसका क्या किया सर, इसका एक्चुअल में इसी के 2 कंपोनेंट कर लिए ना, इसका तो नॉन 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, बिकॉज ये O पॉइंट से ही जा रहा है। फोर्सेज अगर O पॉइंट से सेम पर्टिकुलर पॉइंट से जाते हैं, उस पॉइंट से उसका टॉर्क 0 हो जाता है। क्लियर? सर तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा लेना पड़ता है क्या? हाँ, तो देखो इसमें ऐसे कर सकते हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज जनरली पॉजिटिव लेते हैं, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है T2 वाला, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो जब घूम नहीं रहा है ना, तो हम क्या करते, सीधा एक लाइन कम कर लेते, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर घूमता होता तो इसको प्लस लेते, इसको माइनस लेते, या जो बड़ा होता उसको प्लस लेते, इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे अल्फा निकाल सकते हैं।
जो बड़ा वाला जैसे फोर्स के होते हैं F1 माइनस F2, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, या F2 माइनस F1 इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I अल्फा, बट ये जीरो ही है, इधर जीरो है तो F1 इज इक्वल टू F2, लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, अप फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स। ठीक है, बैलेंस हो गया, गॉट इट। यस सर। ऐसे देखो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये भी दो टॉर्क का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया था देखो, कार का वेट दिया 1800 kg, वेज है लेकिन यहाँ पे यूनिट से हमें पता लग रहा मास है ना। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल इज 1.8 मीटर। एक्सल मतलब जहाँ पे व्हील लगे होते हैं, यहाँ पे एक्सल रहती है, तो मतलब व्हील के सेंटर से बीच का डिस्टेंस 1.8 मीटर है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील, ये वाली ये डिस्टेंस 1.05 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 1.8 में से 1.05 माइनस कर लिया तो 0.75 आएगी, तो ये वाला जो है 0.75 आएगी डिस्टेंस। ठीक है, डिटरमाइन द फोर्स exerted by the level ground on each wheel and each front wheel and back wheel। तो देखो सपोज ये N1 है और ये N2 है, ठीक है, तो N1 इज द ओके, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करने पड़ेगा। तो N1 इज द फ्रंट व्हील का है और N2 जो है रियर व्हील पे फोर्स है। ठीक है, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, यहाँ पे G10 लिया है, एनसीईआरटी बुक में 9.8 से आंसर दिया है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक इक्वेशन। इन्होंने ईच वर्ड यूज किया लेकिन दोनों 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 फ्रंट व्हील का निकाला। कैलकुलेशन पूरा करके बताना मुझे, मैं इक्वेशन बता देता हूँ कि ये दोनों फ्रंट व्हील का N1 लिया हमने और दोनों रियर व्हील का N2 लिया, तो दोनों मिला के इतना आ गया, N1 प्लस N2 इज 18,000, N1 विल बी, इसको इधर भेज दिया N2 को, इक्वेशन नंबर 1 में वर्टिकल इक्विलिब्रियम दोनों के ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू mg दिया है हमें। ठीक है, अभी दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, टॉर्क की, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया ना, यहाँ से इसका टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज है, N2 का क्लॉकवाइज है, तो दोनों इक्वल है। कार टर्न तो होनी नहीं, सीधी जा रही, इज इट रोटेटिंग, नो, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, तो दोनों इक्वल होंगे। तो N1 फ्रंट व्हील का N1 into this distance which is 1.05 and 2 into this distance which is remaining distance 0.5 0.75 है ना। इन दोनों को N1 by N2 N1 by N2 is 0.75 अपॉन ये नीचे ले आओ, तो डेसिमल हट गया, ये तुम्हारा 15 से डिवाइड हो जाएगा 5/7, तो N1 जो है 5/7 N2 आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो N2 के लिए सॉल्व कर लो, फिर N1 के लिए N1 की वैल्यू निकाल लो, N2 की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्व करके बताओ आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे इसको, टू टेल मी द आंसर टुमारो आर दे आर मैचिंग और नॉट। मेथड यही रहेगा ईच के लिए मेरे ख्याल से, फिर अगर ईच है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पर 2, ये तुम्हारा 36 हो जाएगा, या फिर आप कर लेना, या फिर इसको कुछ मत करो, ये जो आंसर आएगा इससे डबल आना चाहिए। ईच का मतलब फिर आधा आधा करना पड़ेगा, फ्रंट के 2 टायर्स है, रियर के, यहाँ से हमने दोनों को मिला के किए, ईच पे इसका हाफ करना पड़ेगा, डबल नहीं, इसका हाफ करना पड़ेगा। तो आई थिंक उन्होंने बोथ फ्रंट होना चाहिए यहाँ पर, बोथ फ्रंट एंड बोथ। तो सॉल्व करके यू टेल मी टुमारो। मेथड यही है, एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
गॉट इट? तो टॉर्क की सम मोर प्रैक्टिस, वी हैव डन इट। और ये क्वेश्चन हमने किया था, एक और लैडर का क्वेश्चन भी तुम्हारे उसमें है, इसमें भी थोड़ा बता दो एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे, क्लॉकवाइज कैसे देखेंगे। इसमें क्या किया इन्होंने, एक तो वर्टिकल लैडर का इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड फ्लोर, है ना। तो रिएक्शन फोर्स पूछा है, तो ये वाला इसका रिएक्शन फोर्स n है, वॉल का कितना दिया है, F1 दिया, ठीक है। तो इसमें अगर ये लैडर रेस्ट पर है तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स के बराबर होंगे, है ना? थोड़ी देर के लिए F2 हटा दो, इसको F2 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दिया इन्होंने, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है ना, तो ये लेडर इधर जाने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन इधर होगा। ऑलराइट, और कौन से फोर्सेस है, और ये वाला फोर्स F विल बी इक्वल टू माइनस F1, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। लेट अस सी इक्वेशन, n माइनस डब्ल्यू, n किधर है, ये माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो इन्होंने कैसे किया, n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू डब्ल्यू। हम लोग कैसे कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सीधे ऐसे बना रहे हैं, ये लाइन कट कर रहे हैं, ऐसे इसमें भी ये फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हो गई, है ना। तो यहाँ से F माइनस F1 इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तीसरी इक्वेशन टॉर्क से बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। ओके, बोलो तीसरी इक्वेशन जो है टॉर्क से कहाँ से बनाएंगे, बोलो। टॉर्क यहाँ से ले लो, इस पॉइंट से, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, तो यहाँ पे बैठ जाओ तुम, ठीक है। और ये वाला देखो किधर, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये ऐसे नीचे ला रहा है लैडर को, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये घड़ी का सेंटर समझ लो, ये फोर्स को इधर टर्न करना पड़ेगा, इधर सेंटर होता है उधर, ये क्लॉकवाइज हो गया, है ना। क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे टर्न होगा, ऐसे टर्न होगा। तो इसका टॉर्क कितना बनेगा बताओ, इसका, इस वाले फोर्स का टॉर्क कितना बनेगा, ये W का टॉर्क कितना बनेगा, W इंटू ये डिस्टेंस, टोटल 1 मीटर दी हुई है तो हाफ मीटर हो 0.5, जाएगा। हाँ, और इसका इसका F1 का F1 इंटू 2√2, हाँ देखो F1 ऐसे जा रहा है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। हमने कैसे देखा था, R परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, तो R परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये दिया हुआ था देखो 2√2 दिया है, तो 2√2 इंटू ये वाला फोर्स F1 इंटू F1। अगर तुमने ऐसे लिया, तुम अगर R क्रॉस F लगाने गए तब मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्यों, ये तो R है, इसको आगे बढ़ाएंगे, एंगल भी निकालना पड़ेगा R क्रॉस F से, ये R का वेक्टर हो गया, ये थीटा हो गया, तो RF साइन थीटा, अब ये एंगल निकालना पड़ेगा ये दोनों के बीच में, उसमें फंस जाएंगे, इसलिए परपेंडिकुलर वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो टॉर्क का फार्मूला R परपेंडिकुलर इंटू F, तो R परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। देखो यहाँ पे ऐसे बनाया उन्होंने इक्वेशन, ये देखो 2√2 डिस्टेंस ये वाली है और F ये हो गया जो मैं बता रहा था ये, और इसका दूसरे का ये वेट इंटू हाफ, तो नेट टॉर्क 0 है, फिर इसको हम इधर ले आते हैं, हम क्या करें, लेफ्ट एंड राइट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई।
मतलब अभी सॉल्विंग करना है। देखो यहाँ पे सॉल्व किया, F1 निकाल लिया, F1 मिल गया हमें, तो ये इक्वेशन सॉल्व कर ली ये तो यहाँ से F1 मिल गया और F1 F के बराबर ही है, देखो दोनों इक्वल है, तो F भी मिल गया। तो लेकिन ये F2 क्या है ये बताओ तुम्हें। अभी हमें इन्होंने जो पूछा है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। F2 क्या था, मैंने रब कर दिया था बाद में। अभी फाइंड द रिएक्शन फोर्सेज ऑफ वॉल एंड फ्लोर। क्या होंगी रिएक्शन फोर्सेज ऑफ वॉल एंड फ्लोर, बोलो क्या आंसर होना चाहिए। अभी हमने F1 निकाल लिया और N निकाल लिया, F निकाल लिया, जितना F1 आएगा वो F आएगा। तो लेकिन अपने आंसर क्या होंगे, रिएक्शन फोर्सेज ऑफ वॉल एंड फ्लोर, बोलो। दिस इज वेरी गुड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वॉल का रिएक्शन फोर्स कितना है, यही F1 तो है ना, F1 F1 है। और फ्लोर का रिएक्शन N फोर्स क्या है, N है कि N तो F2 नॉर्मल रिएक्शन है, F2 N है है, फिर। नॉर्मल रिएक्शन N है फ्लोर का। बट उन्होंने नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा, रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर पूछा है। तो ये भी फ्रिक्शन भी फ्लोर का ही रिएक्शन होता है, पता। ये लैडर इधर जाने की कोशिश कर रही, फ्रिक्शन उसको इधर लग रहा है, तो ये भी फ्लोर का रिएक्शन है, ये भी फ्लोर का रिएक्शन है। तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ये अंडर दोनों फोर्स है ना। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर विल बी अंडर रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर ये होगा, जिसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं कभी कभी। ये ऐसे आएगा, इसका वेक्टर समझेगा। ये जो कांटेक्ट फोर्स है या रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट कभी कभी मिस होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको कांटेक्ट दोनों का जो मैंने शुरू में तुम्हें पढ़ाया था, याद है जब फ्रिक्शन पढ़ा था तो हमने बोला था देखो इसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ये जो नेट फोर्स है इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। उसमें एक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट होता है, एक नॉर्मल का। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो केवल नॉर्मल रिएक्शन बचेगा बस, जैसे इसमें फ्रिक्शन नहीं था। तो नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ वॉल। बट फ्लोर का रिएक्शन दो तरह से, एक तो नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में, एक फ्रिक्शन के फॉर्म में। दोनों का रिजल्टेंट जो होगा उसको रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्लोर बोलेंगे। कभी कभी कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक फ्रिक्शन होता है। अब ये फ्रिक्शन कितना होगा ये नहीं बोल सकते हम, वेदर इट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन या लेस देन दैट। अबाउट टू स्लाइड होगा तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, फिर तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं, तो म्यू इंटू एम जी। बट पता नहीं ना अबाउट टू स्लाइड है कि नहीं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन as far as that understanding of this part is। ठीक है, पूरा सॉल्व एग्जांपल ही है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, यू कैन गो थ्रू द इक्वेशंस। पहले खुद ही सॉल्व करो, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अलग देते हैं, एक्सप्लेन भी करते, तो दे बिकम वेरी लेंदी। इफ यू सॉल्व इट यू कैन सॉल्व इट इजीली विद द लेस कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये हो गया था, ये मैंने करा दिया था ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी करा दिया था, है ना। तो ये सब है अपने कोर्स में, बिकॉज वो थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एप्लीकेशन भी करा दिए थे, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना। जैसे ये डिस्क का भी किया था, दो पार्टिकल ऐसे रखते हैं, तो I1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 से उसकी जो एंगुलर मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड है वो निकालनी थी। ऐसे ही मॉर्निंग में मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट को दिया था, दे हैव डन इट एंड सेंड इट, दे हैव सॉल्व्ड इट एंड सेंड इट टू मी, मोस्ट ऑफ देम हैव डन इट करेक्टली। तो ये तुम भी ट्राई कर सकते हो, इसका स्नैपशॉट ले लो, सॉल्व करके भेजो। तुम लोग होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे ना, इसलिए परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई तुम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 से हो जाएगा। जैसे ये डिस्क का था, इसमें डिस्क थी तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था हमने। इसमें रॉड है तो रॉड का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1/12 ml स्क्वायर। ml स्क्वायर। ठीक है, तो उससे हो जाएगा ये। तो इसका स्नैपशॉट लो, सॉल्व करके भेजो।
रोलिंग भी करना है ना। सर Then- मॉर्निंग वाला कितने बजे होता है? मॉर्निंग वाला दूसरा बैच है वो, उसमें तुम लोग वो दूसरी एकेडमी का है वो होता है 2 दिन अर्ली मॉर्निंग होता है, 2 दिन वो 2:30 पे होता है। सर क्योंकि ये टाइमिंग तो मुझे मैं 6:30 को ही ज्वाइन कर पाऊंगा। फिर तो टाइम अपना तो पुराना टाइम था ना ये, उनको बोलो हाँ कि सर, भाई हमारा तो लेकिन पहले फिर से। वो मेरी दूसरे ट्यूशन का टाइम हम्म, चेंज हो गया ना। तो बोलो हमारा तो ये पहले से ही सेट है, तो उसके बाद या पहले रखो बोलो। सपोज ठीक अगर है हम सर, मैं टाइम बोल चेंज करते तो, हाँ हम टाइम चेंज करते तो पूछते हैं ना तुम लोग से, जब सबको सूट करता तभी हम चेंज करते हैं, है ना। देख लो अगर उनको रिक्वेस्ट सर, करके मैं देखो, बोल क्योंकि के वो देखता हूँ, बोल के देख। बोल के देखो, नहीं तो फिर उसको वो ये जितना छूटेगा फिर मुझे वीडियो डेली अपलोड करके तुम्हें देने पड़ेंगे, है ना। हाँ सर, आप वैसे भी रिकॉर्ड कर लेते हो ना। हाँ, तो अपलोड करके फिर तुम देख लेना उसको, फिर वो अगले दिन मैं प्राइवेट कर दूंगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा ओपन सर। कर दूंगा मैं। बट ट्राई करो कि उनको बोलो कि अगर हो जाए तो फाइन, है ना। हाँ सर, मैं रिक्वेस्ट ओके। करता हूँ। तो ये हो गया, देखो ये इसको सेम क्वेश्चन है। अभी रोलिंग, अभी आई थिंक कनेक्शन जाएगा अभी मेरे ख्याल से, है ना। चला जाना चाहिए था, अभी तक नहीं जा रहा है, तो विल कंटिन्यू। 3 मिनट हो है। सकता है उन्होंने 3 मिनट है कि लेट शुरू किया था क्या हमने। ओके, नहीं मैंने तो टाइम से शुरू कर दिया था ना, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। तो रोलिंग का पार्ट भी है एनसीईआरटी बुक में, तो थोड़ा सा बहुत ब्रीफ है, बट आई हैव टू एक्सप्लेन यू कंप्लीटली। ऑलराइट, तो ब्रेक के बाद कर लें रोलिंग का पार्ट, अगर 3 मिनट। चलो ब्रेक कर लेते हैं, फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ऑलराइट। ओके सर।